गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज एग्री बाई मनोज सर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी स्टूडेंट्स है अपने लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं, एक बार उनसे अपील है कि आप जो है अपनी लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिए। देखो, जो आज के जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और टेक्निकल इशू के कारण जो है वो अपनी जो लाइव सेशन है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, निम्न में से दीर्घ या दीर्घ प्रकाश से पी जो पादप है वो कौन सा है। तो जो विद्यार्थी है अपने लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं, एक बार जो है अपने लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है, 26 गणेश चौधरी, गुड इवनिंग। जो है यहाँ पर पहला जो पादप है, ये पहला क्वेश्चन ये है कि अपने को जो एलडीपी प्लांट है ना, एलडीपी की अपन बात करेंगे, जो लॉन्ग डे प्लांट है, उसे लॉन्ग डे प्लांट को अपने को क्या है ढूंढना है। तो निम्न में से आपका जो एलडीपी प्लांट है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए पवन कुमार यादव, हाय नमस्ते पवन। तो यहाँ देखिएगा जो आपने देखा होगा ऑप्शन नंबर 1 है आपका सोयाबीन, और ये मोस्टली आपके खरीफ का प्लांट है। उसके अलावा जो मूंग है ये आपके जायद या खरीफ का प्लांट है। इसके अलावा अपन बात करेंगे जो जवार है, जवार भी आपका क्या है खरीफ का प्लांट है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो भी अपने जो मोस्टली जो प्लांट है जो खरीफ के मौसम के अंदर उगाए जाते हैं, ये जो प्लांट होते हैं ये आपके एसडीपी जो शॉर्ट डे प्लांट है उसके अंदर सम्मिलित है। जबकि यहाँ पर जो चुकंदर है, चुकंदर जो प्लांट है आपके रबी के मौसम में उगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है चुकंदर का जो प्लांट है दोस्तों वो कैसा है आपका, ये मोस्टली आपके एलडीपी प्लांट है। क्योंकि आपने देखा होगा जो रबी की जो फसलें हैं, इन रबी की फसलों का जो सोविंग टाइम होता है वो सोविंग टाइम होता है आपके जैसे मोस्टली आपके अक्टूबर से नवंबर, और इनका फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल के अंदर अपन क्या करते हैं, इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, इनकी जो हार्वेस्टिंग करते हैं उससे पहले आपने देखा होगा जनवरी या दिसंबर माह के अंदर क्या होता है फ्लोरिंग टाइम होता है। और उस समय एक्चुअल के अंदर क्या होता है, उस समय इन फसलों के अंदर जो आपके रबी के अंदर उगाई जाती है उसमें फ्लोरिंग आती है, और उस समय लंबे दिवस वाले पौधों, ये लंबे दिवस वाले जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अपने से जो है डेविड कुमार जी, गुड इवनिंग। माफ़ी चाहेंगे आज जो टेक्निकल इश्यू के कारण जो अपनी क्लास है वो सही समय पर संचालित नहीं हो पाई। तो आप जो सभी मित्र हैं एक बार अपने लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आज की जो लाइव की सेशन है वो सभी लोगों तक पहुँचे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 26 है, इसका जो सही जवाब है दोस्तों चुकंदर। क्योंकि चुकंदर का जो प्लांट है ये मोस्टली आपके रबी के अंदर उगाया जाता है, जिसमें फ्लोरिंग का जो टाइम होता है दिसंबर जनवरी, और उसी समय लंबे प्रकाश की अवधि है वो पड़ने लग जाती है। अब क्वेश्चन नंबर जो अपना 27 है, 27 के ऊपर बात करेंगे। कृषि सस्य जलवायु क्षेत्रों में पौधे वृद्धि काल हेतु उपयुक्त गणना के लिए वर्षा तथा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन के अलावा मुख्य कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 27 है, 27 के बारे में बात करेंगे। कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र में पौधे वृद्धि काल के उपयुक्त गणना के लिए वर्षा तथा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन के अलावा अन्य मुख्य कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 है आपका वनस्पति। कमेंट बॉक्स के अंदर जो है एक बार जवाब लिख के भेजिएगा, इसका जो आंसर है वो क्या होगा।
पहला है ऑप्शन 1 वनस्पति, ऑप्शन नंबर बी है आपका टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों मृदा गहराई, और ऑप्शन नंबर जो 4 है मृदा में नमी भंडारण की क्षमता। तो कृषि जलवायु क्षेत्र में पौधे वृद्धिकाल के उपयुक्त गणना के लिए वर्षा और वाष्पोत्सर्जन के अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो कारक है, इस कारक के अंदर जो मोस्टली जो आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा आपका टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर जो है ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 28 है, निम्न में से C4 प्लांट को आपको ढूंढना है। तो निम्न में से C4 प्लांट का जो उदाहरण है वो कौन सा है, एक बार जो है आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर है इसका आंसर दीजिएगा। C4 और C3 प्लांट्स जो है यहाँ पर जो है गणेश 28 में C, पवन यादव 28 में B। तो देखते हैं, तो देखो पहला जो है आपका मक्का, ऑप्शन नंबर 2 है आपका आलू, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों आपका मक्का, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है आपका गेहूं। तो लव कुश जो पटेल है उसने 28 के अंदर जो है आंसर चुना है सी, उत्तम राव सी, गणेश चौधरी सी, पवन यादव बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 के कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर आप है एक बार इसका जो है राइट आंसर ढूंढिएगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, एक होता है जिसे C3 प्लांट और एक होता है दोस्तों आपका जिसे C4 प्लांट। तो यहाँ पर C3 जो प्लांट होता है, C3 प्लांट के अंदर देखा होगा आपने जैसे गेहूं है, जौ है, जई है आपका, इसके अलावा जो धान है, ये मोस्टली आपकी C3 का उदाहरण है। लेकिन जैसे एक आता है आपका मक्का, मक्का के अलावा जैसे जवार, जवार के अलावा जैसे बाजरा, और बाजरा के अलावा जैसे आपका जो गन्ना है, ये सारी की सारी जो फसलें हैं ये आपके किसका एग्जाम्पल है, C4 का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है, बिल्कुल आपने सही जवाब चुना है, जो मक्का है, मक्का इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सभी ने जो है सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में देखिएगा, RMO जो 40 है, RMO 40 किस फसल की वैरायटी है। तो यहाँ पर RMO जो 40 है, RMO 40 को आपको सही जवाब ढूंढना है। बिल्कुल पवन कह रहा है पहले वाले 27 में बी आंसर चुना आपने, बहुत सही आंसर था। तो यहाँ पर देखो RMO 40 है, जड़िया है, जवाला है, ये जो वैरायटियां हैं ये किस फसल की है। ऑप्शन नंबर 1 है आपकी मूंग की, ऑप्शन नंबर 2 है उड़द की, एक है आपका हॉर्स बीन की, और एक दोस्तों आपका डी है मोट बीन। तो 29 के अंदर जो सही आंसर है वो क्या है, 29 के अंदर सही आंसर होगा कि जो आपका RMO जो आपकी 40 है ये किस फसल की वैरायटी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखो जो मोट बीन है, मोट बीन एक्चुअल में किसको बोलते हैं, ये आपके मोट को बोलते हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने इसका है सही जवाब दिया है। अजय सिंह मोट बीन बिल्कुल सही जवाब, पूरण वर्मा बनियावास बिल्कुल ए, उत्तम राव जो है आपने डी आंसर चुना है। तो यहां पर जो है राइट आंसर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस तेल खली में नत्रजन की मात्रा, किस तेल वाली खली में नत्रजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो खली की खादें हैं, खली की खादों के अंदर अपन इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जो नाइट्रोजन परसेंटेज होता है वो किस खली के अंदर होता है। तो अरंडी की खली, एक आता है दोस्तों आपका नीम की खली, इसके अलावा जैसे मूंगफली की खली, और एक आता है नारियल की खली। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो किसकी खली में होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे 7.9% जो आपको कुसुम होता है, कुसुम के अंदर या कुसुम की खली में नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है 7.9। और उसी प्रकार अपना जो ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट के अंदर जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी होती है 7.19। तो यहां पर देखिएगा जो एक्चुअल के अंदर यहां पर कुसुम ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 30 है, 30 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, अरंडी की खली में, नीम की खली में, मूंगफली की खली में, या नारियल की खली में। तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही जवाब है, क्योंकि यहां इसकी खली के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितना होता है आपका 7.29%। बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 31 के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। एवरग्रीन जो रेवोल्यूशन होता है, सदाबहार जो हरित क्रांति है, सदाबहार हरित क्रांति का देखो जो जनक है वो कौन है। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो 1 है, आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो लिख के भेजिएगा। पूरण वर्मा बिल्कुल 7.5, कई जगह 7.4 दे रखा है, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो आंसर है वो 7.29 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एवरग्रीन रेवोल्यूशन शब्द जो है वो किसने दिया। तो एक है डॉक्टर A.S. परोदा ने, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने, डॉक्टर सी है, ये ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर वीरेंद्र लाल चोपड़ा ने,
और डी है राजेंद्र सिंह परोदा ने। तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपना जवाब लिख के भेजिएगा कि जो आपका एवरग्रीन रेवोल्यूशन है इसका जो शब्द है वो किसके द्वारा तैयार किया गया। तो यहाँ पर जो है अनिल कुमार बी, डेविड सी, सुमित कुमावत सी, अनिल कालीरावना जो है आपने 31 में बी। तो यहाँ पर बिल्कुल आपने अनिल सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है उसका जो फादर है शब्द है वो किसके द्वारा तैयार किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो अपना बी है वो बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर देखो 32, मूंग में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे बीज अंकुरण को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है इपीजियल और एक होता है दोस्तों हाइपोजियल। तो यहां पर देखो इपीजियल और दूसरा क्या है हाइपोजियल। इनमें क्या होता है, एक में जो बीज पत्र होता है वो मर्दा से बाहर आता है और एक में क्या होता है बीज पत्र मर्दा के अंदर रहता है। तो यहाँ पर जो अपना मूंग है, मूंग का जो बीज अंकुरण है वो किस प्रकार का बीज अंकुरण पाया जाता है इसमें इपीजियल। तो यहाँ पर देखिएगा 32 जो क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, मूंग में इपीजियल प्रकार का जो है सीड जर्मिनेशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 है। 33 के अंदर अपन बात करेंगे सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जो बैक्टीरिया है, कि जो सोयाबीन है सोयाबीन के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है। कमेंट बॉक्स के अंदर इपीजियल बिल्कुल, रितेश अंजू यादव बिल्कुल आपने सही आंसर चुना है। क्वेश्चन नंबर 33 के आंसर दीजिएगा आप। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए अजय सिंह बी, काफी लोगों ने बी ऑप्शन चुना है। तो एक होता है राइजोबियम फेशियोलाई, राइजोबियम ग्लाइसिकम, एक है राइजोबियम जापोनिकम और एक है राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। तो दोस्तों सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की जो प्रजाति है वो कौन से काम में लेंगे, राइजोबियम जापोनिकम। और ये एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन आता है, तो सुपरवाइजर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आप जो सभी है इसको एक बार अपन नोट करिएगा कि आप जो है सोयाबीन के अंदर किसी राइजोबियम बैक्टीरिया की जो प्रजाति है वो सबसे ज्यादा काम आती है। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 है, तिल किस कुल से संबंधित है। देखो एक और चीज बताऊं, ये क्वेश्चन आपको लगने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन ये कृषि पर्यवेक्षक जैसी एग्जाम के अंदर बारी बारी से ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो तिल जो है सिसेमम इंडिकम है वो किस कुल से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर 1 है चिनोपोडियेसी, ऑप्शन नंबर 2 है पेपिलियोनोसी, एक है लेगुमिनोसी और एक है पेडालियेसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो तिल है, तिल की जो फैमिली है, तिल की जो फैमिली है वो कौन सी है। तो दिल यहाँ पर देखिए तिल का जो फैमिली है सिसेमम इंडिकम, पेडालियेसी, और ये एकमात्र ऐसा प्लांट है जो पेडालियेसी कुल में आता है। और आपने देखा होगा कभी भी जो है पेडालियेसी और किसी क्रॉप के अंदर हमारे को देखने को नहीं मिला। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो सभी है इस क्वेश्चन को भी आप अपने माइंड के अंदर नोटिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 जो है, सोयाबीन में फ्लुक्लोरिलीन का प्रयोग कब करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपना जवाब लिख के भेजिएगा। जो बेसालीन होता है, दाल वाली फसलों के अंदर बेसालीन का जो प्रयोग होता है वो कब किया जाता है। तो आप है कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से एक बार इसका जवाब लिख के भेजिएगा। दाल वाली फसलों के अंदर बेसालीन का जो प्रयोग है वो कब किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है फसल उगने से पहले, ऑप्शन नंबर 2 है फसल उगने के बाद, ऑप्शन नंबर 3 है मिट्टी में मिलाकर और एक है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 35 है इसका सही जवाब जो है वो लिख के भेजिएगा। फसल उगने से पहले, फसल उगने के बाद, मिट्टी में मिलाकर और एक आता है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ आपने देखो 35 के अंदर डेविड कुमार ने सी ऑप्शन चुना है, रितेश ने 35 में ए, अजय सिंह बी, अंजू यादव सी, अनिल कुमार सी। तो आपने यहाँ पर काफी वेरिएशन भरा। तो एक्चुअल के अंदर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बिफोर सोविंग है ना, बुआई से पहले मिट्टी के अंदर मिलाकर जो है फ्लुक्लोरिलीन का जो प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो इससे ज्यादा अपने को इसको वरीयता देनी है, क्योंकि जब खेत को तैयार करते हैं, खेत को तैयार करने समय या फसल की बुआई करने से पहले जो फ्लुक्लोरिलीन होता है उसको अपन कब प्रयोग करेंगे, फसल की बुआई से पहले मिट्टी में मिलाकर। तो यहाँ 35 में जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को आंसर किया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा कपास के बीजों से रुई हटाने के लिए प्रयोग करते हैं।
तो जो कॉटन होता है, कॉटन के ऊपर जो लिंट लगा हुआ रहता है या फज लगा हुआ रहता है, तो उस फज को हटाने के लिए मोस्टली जो है वो किसका प्रयोग करेंगे? एक आता है सल्फ्यूरिक एसिड का, सेट्रिक एसिड का, एक आता है नाइट्रिक एसिड का, और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसको अपन HCl के नाम से भी अपन जानते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा होगा कि जो कॉटन है, कॉटन कपास के ऊपर जो छोटा रेशा होता है उसे अपन क्या बोलेंगे? फज, और जो लंबा रेशा होता है उसे अपन क्या बोलेंगे? लिंट बोलते हैं। तो उसे रेशे को हटाने के लिए 1% H2SO4 की मात्रा काम में लेते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है, इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड 1% मात्रा उसकी काम में लेते हैं। एक आता है, आपने देखा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो आपकी ड्रिप होती है, ड्रिप के अंदर ये ड्रिपर्स लगे हुए रहते हैं। कई बार फर्टिलाइजर क्या होता है, इन ड्रिपर्स के अंदर आकर अटक जाता है, जिससे ड्रिप के जो पोर होते हैं, छेद होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो इस ड्रिप के पाइप की सफाई करने के लिए HCl का प्रयोग किया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही जवाब है वो क्या है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट देखिएगा 37 के अंदर, रंध्रों को बंद रखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला रसायन कौन सा है? तो रंध्रों को बंद करने के लिए जो है मोस्टली कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो है केओलिन, ऑप्शन नंबर 2 है अलसी का तेल, ऑप्शन नंबर डी है आपका 2,4-D, ये सी 2,4-D, और ऑप्शन डी है आपका PMA। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा डिजर्ट क्षेत्रों के अंदर जो है, पुराण वर्मा जी कह रहे हैं सर लाइव क्लास कहां से चल रही है? तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा जो अपनी लाइव सेशन है ये अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू जयपुर से, और अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी 3 कृषि पर्यवेक्षक के ऑफलाइन बैच और 2 बैच जो है ऑनलाइन बेसिस पे अपन चलाए जा रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी कृषि पर्यवेक्षक की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेना चाहेगा वो अपनी संस्था के जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जिससे 9694343442 जो अपने कॉन्टैक्ट नंबर है 343442, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी, नोट्स वगैरह है, टेस्ट सीरीज वगैरह है। दूसरी चीज, अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू जयपुर के द्वारा टेस्ट सीरीज भी लगाई जा रही है। मात्र 200 रुपए के अंदर आपको लगभग 100 टेस्ट दिए जाएंगे। तो एक टेस्ट मात्र 2 रुपए में, और बहुत क्वालिटेड क्वेश्चंस के साथ हम लाइव सेशन में आते हैं। तो आप सभी जो है अराइज स्टडीज एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। साथ ही अराइज स्टडीज की क्लास और एग्री बाय मनोज सर की यूट्यूब चैनल की जो क्लासें होती है, इन सभी को आप ज्वाइन कीजिएगा। अब यहां पर देखो रंध्रों को बंद रखने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा कौन देता है? तो एक होता है PMA। PMA को अपन क्या कहते हैं? फिनाइल मर्क्यूरल एसीटेट जो होता है, इससे क्या होता है कि जो पत्ती के स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा बंद होते हैं, जिससे प्रकाश जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो वाटर का लॉसेज होता है उस वाटर के लॉसेज को बचाया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है अनिल। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 है, 38 के ऊपर अपन बात करेंगे सेवन घास का वानस्पतिक नाम क्या है? तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में थार का जो मरुस्थल है उस मरुस्थल में उगने वाली जो सबसे बेस्ट जो घास होती है, जो पौष्टिक होती है, पशुओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो है ये आपने देखा होगा कि मोस्टली क्या है कि उस डिजर्ट परिस्थिति के अंदर एक पौष्टिक घास है जो वहां थारपारकर नस्ल की जो गाय है उसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ एट्राजीन भी सर PMA, बिल्कुल एट्राजीन भी क्या है? एक प्रकार का, यदि एट्राजीन की यदि अधिक सांद्रता में अपन काम में लेते हैं तो ये खरपतवार के साथ साथ क्या करता है? ये आपके प्राणरंध्रों को बंद करने के लिए भी काम आता है। बिल्कुल अनिल सही कहा आपने। तो यहाँ पर देखो लस्यूरस सिंडेक्स जो है 7 घास है, एक है साइलोडोन डेक्टाइलोन। तो साइलोडोन डेक्टाइलोन आपका धूप घास आता है, जबकि लस्यूरस सिंडेक्स जो होता है 38 के अंदर सही जवाब जो है वो क्या है? लस्यूरस सिंडेक्स। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। आगे देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्जाम के अंदर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा माइक्रो जल ग्रहण में कितना क्षेत्र आता है? तो आपने देखा होगा जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट होता है कि उस वाटरशेड मैनेजमेंट में किसी जल ये क्षेत्र के अंदर अपन पानी का स्टोरेज करते हैं, तो उस पानी के स्टोरेज का कितना एरिया है उस एरिया के अंदर अपन क्या करते हैं कि उसका डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में जो माइक्रो है, माइक्रो के अंदर जैसे 1 से 1000 हेक्टेयर, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिख के भेजिएगा। उसके बाद में एक है 100 से 1000
हेक्टेयर, एक है 1000 से 10,000 हेक्टेयर और दोस्तों एक है 50,000 से अधिक हेक्टेयर। तो यहाँ पर जो है राम रतन जी जो है आप जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने जो है अपना आंसर जो दिया है वो दिया है बी, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर एक्चुअल के अंदर जो माइक्रो जल ग्रहण प्रबंधन है उसके अंदर जो एरिया है वो कितना आता है आपका 100 से 1000 हेक्टेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोटिस करिए, अपने माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 जो है, वर्तमान में महाराष्ट्र से भी अधिक ड्रिप का प्रयोग कहां पर किया जाता है। पहले आपने सुना होगा कि ड्रिप का जो सर्वाधिक जो प्रयोग है, ड्रिप का सर्वाधिक जो प्रयोग है वो कहां पर किया जाता है, तो उसका जो आंसर था वो क्या था, महाराष्ट्र। लेकिन यहां पर अपन बात करेंगे ड्रिप का जो सर्वाधिक प्रयोग है महाराष्ट्र से भी ज्यादा है ना, वो कहां पर किया जाता है। तो ड्रिप का सर्वाधिक जो प्रयोग है, कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार आप लिखिए, ड्रिप जो है, ड्रिप का सर्वाधिक जो प्रयोग है दोस्तों वो कहां पर किया जाता है। तो एक्चुअल में ड्रिप जो है महाराष्ट्र से भी ज्यादा अब है ना, वर्तमान में ड्रिप का सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो कहां पर होता है, आपके राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको है ना अपने माइंड में रखना है, क्योंकि राजस्थान में ड्राई कंडीशन है, पानी का अभाव है और यहां पानी के अभाव में ड्रिप जो ट्रिकल सिस्टम है वो अपनाया जा रहा है। तो यहां पर जो है 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब क्या है, राजस्थान। निम्न में से पशु चलित सिंचाई का साधन है। तो अपने जो है पशु चलित जो सिंचाई के जो साधन है, पहले अपन बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंजू, बिल्कुल। तो अपन बात करेंगे सिंचाई के जो साधन है, ये आपने देखा होगा, साधन का मतलब क्या होता है, जो अपना जल का सोर्स होता है, स्रोत होता है, उस स्रोत से जल को उठाकर अपन खेत तक उसको पहुंचाने के लिए काम में लेते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, जिससे सिंचाई के साधन। तो एक है दोस्तों आपका जैसे बेड़ी है, यह हस्तचलित है, डेकली भी क्या है, हस्तचलित है, पवन चक्की आपके पवन के वेग से चलती है। लेकिन जो रहट होता है, रहट किसके द्वारा चलता है, पशु के द्वारा। तो यहाँ पर निम्न में से पशु चलित सिंचाई का जो साधन है वो कौन सा है, रहट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है आपका 42 है, उसके बारे में बात करेंगे। पट्टी बॉर्डर विधि में पट्टी की लंबाई चौड़ाई रखी जाती है। तो आपने देखा होगा जो पृष्ठीय सिंचाई की विधियां हैं, पृष्ठीय सिंचाई की विधियों में एक विधि आती है जिसका नाम है पट्टी बॉर्डर या स्ट्रिप विधि। तो इस विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, खेत को पट्टियों के अंदर विभाजित किया जाता है और उन पट्टियों की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो लंबाई चौड़ाई वहां की मृदा की किस्म, जैसे बालू है तो बालू में पट्टी की लंबाई कम, यदि जैसे आपकी सैंडी सॉइल है तो पट्टी की लंबाई कम, लेकिन क्ले सॉइल है पट्टी की लंबाई ज्यादा। एक होता है यदि ढलान ज्यादा है तो पट्टी की लंबाई भी ज्यादा रखेंगे। और एक होता है पानी की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर देखिएगा जिसे मृदा की किस्म, एक है मृदा का ढलान, जल की उपलब्धता और एक है दोस्तों सभी। तो 42 का जो सही जवाब है वो बिल्कुल है सभी। ठीक है, 40 के अंदर जो है 42 के अंदर जो है ऑप्शन आपने यदि डी चुना है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा 43 में, ड्रिप के पाइप में पानी का जो प्रेशर है वो कितना होता है। तो ड्रिप फव्वारा और रेनगन जो होता है उसमें पाइप में पानी का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला है आपका ड्रिप 1.5 से 2 kg, उसके बाद में जैसे एक है 2 से 3 kg, एक है आपका 3 से 4 kg और ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। जलदीप सिंह जी आपने ए चुना है, अनिल कुमार ए, पवन पहले वाले का डी आपने चुना है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है कि जो ड्रिप है, ड्रिप के पाइप में पानी का जो प्रेशर होता है वो 1 से 1.5 kg घन क्यूब होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे जैसे ड्रिप के छिद्र में 1 घंटे में कितना पानी डिस्चार्ज होता है। तो आपने देखा होगा जो ड्रिप है, ड्रिप का जो इमीटर्स होता है उस इमीटर्स के अंदर 1 घंटे के अंदर है ना कितना पानी डिस्चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 6 से 7 लीटर, ऑप्शन सी है 3 से 4 लीटर और एक है ऑप्शन 1 से 2 लीटर। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कुछ बुक्स ये कहती है कि 1 से 8 लीटर पानी का पर हावर के हिसाब से क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। तो उस हिसाब से ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि यदि 1 घंटे के अंदर जो है पानी का यदि सही प्रेशर रखा जाए पाइप में तो वो 3 से 4 लीटर पर हावर्स के हिसाब से पानी का क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर 44 का जो सही आंसर है वो क्या है आपका ड्रिप, ये सॉरी जो आपका है 3 से 4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो अपना 45 है।
खरपतवार नियंत्रण की दुपट्टी से सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो यहां पर देखो खरपतवार नियंत्रण की दुपट्टी का अर्थ यहां पर दृष्टि होगा। खरपतवार नियंत्रण की दृष्टि से सिंचाई की सबसे सर्वोत्तम जो विधि है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है फव्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है ट्रिकल जिसको ड्रिप मेथड कह सकते हैं, एक आता है दोस्तों मटका। मटका में क्या होता है, जो मोस्टली जैसे आपके झाड़ीदार प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में मटके में पानी भरकर डाल देते हैं, तो उसकी जड़ों के द्वारा जो है वाटर का यूज किया जाता है, लेकिन ये बड़े स्तर पर कारगर नहीं है। उसके अलावा जैसे एक है कैबिलिगेशन, ये सतही जल जो है सतही सिंचाई की एक स्वचालित विधि है कैबिलिगेशन, जो 2020 के अंदर जेट में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर ट्रिकल सिस्टम का जो अर्थ होगा वो क्या होगा दोस्तों? बूंद बूंद सिंचाई। और इसके अंदर देखो क्या होता है, बूंद बूंद सिंचाई में जैसे पौधों की जड़ों में डायरेक्ट पानी जाता है, इसलिए अन्य जो जमीन होती है वहां पर क्या है पानी नहीं मिल पाता है, पानी के अभाव में जो भी खरपतवार होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट। तो खरपतवार नियंत्रण की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम जो विधि है वो कौन सी है? ट्रिकल सिस्टम, जिसको अपन ड्रिप के नाम से जानते हैं। तो सभी जो दोस्त है अपने लाइव सेशन से जुड़े और एक बार आज की जो क्लास है इस क्लास को आप है लाइक कीजिएगा। जो भी जो स्टूडेंट्स है आपके आज के लाइव सेशन से नए जुड़े हैं तो उनसे मेरी अपील है कि आज के इस लाइव सेशन को आप है ना जिसे लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को है सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की जो क्लास है काफी डिस्टर्बेंस भरी रही, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कल 8 बजे नए क्वेश्चनों के साथ हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।